और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी सीपीआई सीपीएम के खिलाफ, वो 34 साल के गुंडा राज को खत्म करके आई थी। आज बंगाल के अंदर उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति है। मैं 27 दिन बंगाल के अंदर रह करके आया हूं। अभी 3 बजे मैं लौट के आया था तो रमेश जी का मुझे फोन आया कि कार्यक्रम रखा है, आपको उसमें जरूर आना है। मुझे लगता है इतनी दयनीय स्थिति किसी भी राज्य की नहीं है जैसी बंगाल की है। जब देश आजाद हुआ था तो बंगाल का एक नाम था, बंगाल का एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे जितने भी, आप देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के पार्टी के जो संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सब लोग बंगाल से संबंध रखते थे। और इस देश की आजादी के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो बंगाल का रहा है। सबसे ज्यादा 90% क्रांतिकारी बंगाल से आते थे। लेकिन अभी बंगाल की जो स्थिति है, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय जीडीपी, देश की जीडीपी में अकेले बंगाल का योगदान 25% था। और अभी वर्तमान में बंगाल का जो योगदान है वो केवल 2.5% है। 90% की गिरावट उसके अंदर आई है। थोड़ी देर हो गई, 5 मिनट की बात रख दो, आप रख दो, बस छोड़ दो, रख दो। 2.5% योगदान उसका है। इतने सारे उद्योग धंधे, इतने सारे बड़े बड़े व्यापार और सब कुछ वहां की सरकारों ने खत्म किया है। अभी मैं 27 दिन वहां पे था तो मैंने देखा कि वहां पर ऐसा गुंडा टैक्स है कि वहां उनकी मर्जी के बिना आप मिट्टी अगर आप खोद के आपको अपने घर में भी डालनी है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। आपको घर बनाना, ईंट खरीदनी है तो उसके लिए भी एक व्यक्ति नियुक्त है, आपको उसी से खरीदनी पड़ेगी। आपको अगर सीमेंट खरीदनी है तो एक ही व्यक्ति से खरीदनी पड़ेगी। वहां आजादी से जीवन जीने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियां मैंने जिक्र इसलिए आपके साथ है। हम सब ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसी व्यवस्था लेकर के आए हैं। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो दीदी की सत्ता हिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट जीत करके आएगी। और जो केजरीवाल जी ने किया है, केजरीवाल जी ने जो किया है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जो केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं वहां की राजनीति अलग है, और जो वामपंथी और टीएमसी के लोग हैं उनकी राजनीति अलग है। वो हिंसा की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हिंसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। या अगर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना है तो वो वोट के माध्यम से देता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि 2 तारीख को बंगाल के लोग उस बात का जवाब देंगे। और 1 साल निगम चुनाव का है तो केजरीवाल जी ने जो अपनी एक कब्र खोदी है, दिल्ली की जनता भी उनको 1 साल के बाद वो जवाब देगी। जिस तरीके की नीति उन्होंने अपनाई है उसको निश्चित तौर पे जब निगम चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली में आएगी। मुझे एक चीज की और जरूरत लगती है कि माननीय मोदी जी ने इस देश के अंदर लगभग 350 से ज्यादा योजनाएं जिस दिन से 7 साल से सत्ता में है वो लेकर के आए। और क्योंकि जितनी योजनाएं अगर बताना शुरू करें तो 4 घंटे भी आप लगातार उसमें बोलते रहेंगे तो आप उसको बता नहीं पाएंगे। और सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित के लिए हैं, और जो जिसको वास्तव में इस देश की मुख्य धारा में साथ लेकर चलने की जरूरत है उसके लिए वो योजनाएं मोदी जी ने सारी व्यवस्था की है। ये कोविड काल है और 1 साल से जो स्थितियां हम सबके सामने हैं, हमने लॉकडाउन भी देखा है, हमने दूसरी चीजें भी देखी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसके अंदर अपना योगदान भी किया है। माननीय मोदी जी ने हमसे अपेक्षा की है क्योंकि कोविड काल के अंदर हम मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और एक व्यवस्था उन्होंने करी है, उन्होंने देश के अंदर स्वदेशी ऐसी दवाई बनवाई है, इंजेक्शन बनवाया है, वैक्सीनेशन बनवाई है जिसकी कि विदेशों के अंदर भी मांग है।
आज 45 देशों को माननीय मोदी जी ने वो इस देश के नागरिकों के साथ साथ 45 कंट्रियों को और वो दवाई उपलब्ध करवाई है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी आबादी के साथ हम 130 करोड़ लोग हैं, उसके बाद भी दूसरे लोगों की चिंता, इससे ज्यादा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। माननीय मोदी जी इस देश के भले के साथ साथ विश्व समुदाय का भी कैसे भला हो सकता है, उस दिशा में अपना काम कर रहे हैं। हम सब का भी दायित्व है कि उन्होंने हमसे अपेक्षा करी है कि हम ये जो वैक्सीनेशन आई है, जो वैक्सीन आई है उसका वैक्सीनेशन करवाएं, उसका टीकाकरण करवाएं। इसलिए उन्होंने हर छोटे बड़े हॉस्पिटल के अंदर, हर अस्पताल में, डिस्पेंसरी में उसकी व्यवस्था करवाई है। अभी 45 साल जिन लोगों की उम्र है वो और उससे ऊपर के लोग उसका लाभ ले सकते हैं, और अगले चरण में 18 से 45 तक के लोग उसका लाभ लेंगे। तो मेरा निवेदन केवल आपसे इतना है कि हम